हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। इस एडिशन में हम रिव्यू करेंगे 9 मंथ FY 25 रिजल्ट्स BLS इंटरनेशनल का। इसके ऊपर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया हुआ है और वो एक लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो है। और उसमें हमने बातें की हैं BLS इंटरनेशनल के बारे में, उसके बिजनेस के बारे में। पर्सनली मुझे ये बिजनेस काफ़ी पसंद है, ऑल्दो ये मेरे पोर्टफोलियो में करेंटली नहीं है। क्योंकि पोर्टफोलियो में एक लिमिटेड नंबर ऑफ आइडियाज हैं और इसको अभी तक मैं इंक्लूड नहीं कर पाया हूँ। बट अगर BLS इंटरनेशनल का रिजल्ट्स देखें और इसका ट्रेजेक्टरी देखें तो ये काफी बढ़िया रहा है। ये एक ऐसा बिजनेस है जिसका प्रॉफिट मार्जिन क्लोज टू 25 से 26% रहता है। इसका ओपीएम परसेंटेज भी हाई है। वीजा और कंसुलर सर्विसेज प्रोसेसिंग में ये बिजनेस है और ट्रैवल इंडस्ट्री जिस तरीके से पिकअप कर रहा है और उसके टेलविंड्स इस बिजनेस को भी देखने मिल रहे हैं। इन अ वे कैपेक्स लाइट बिजनेस है। और ऑन द बुक्स क्लोज अभी जो कैश है वो क्लोज टू 600 700 करोड़ का है। इन्होंने FY 25 में 3 एक्विजिशन किए हैं जो इसके टॉप लाइन में ऑलरेडी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और वो एक्विजिशन जो है वो अक्रॉस द ग्लोब है। मैं ये बार बार इटरेट करता हूँ कि बिजनेसेस जो हैं वो दो टाइप की हैं। जो अच्छी बिजनेस है, जो प्रॉफिटेबल बिजनेसेस है, एक बिजनेस ऐसी होती हैं जो जो प्रॉफिट वो मिलता है वो शेयर होल्डर्स में डिवाइड कर देती हैं, उनको दे देती हैं। बट जो जो बेस्ट बिजनेसेस है, जो वन ऑफ द वर्ल्ड्स सबसे बढ़िया बिजनेसेस है, उनका ये ट्रेजेक्टरी रहता है कि वो जो भी कैश आता है उस कैश को कॉन्स्टेंटली अपने ही बिजनेस में डिप्लॉय करके एक बढ़िया से कैपिटल एलोकेशन करके उसी को ग्रो करती रहती हैं। तो BLS इंटरनेशनल में क्या है कि इन्होंने क्लोज टू 1000 करोड़ FY 25 में इन्वेस्ट किया है 3 कंपनियों को अक्वायर करने में। और ज्यादातर वो जो 1000 करोड़ है वो इनके इंटरनल अक्रूवल्स और प्रॉफिट से ही आया है। तो ये 9 मंथ FY 25 रिजल्ट्स रिव्यू करते समय हम इसकी ग्रोथ ट्रेजेक्टरी देखेंगे और देखेंगे कि इनका जो कैश ऑन बुक है या इन्होंने जो एक्विजिशंस किए हैं वो टॉप लाइन में कितना कंट्रीब्यूट कर रही है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये कह रहे हैं कि इनका हाईएस्ट एवर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अभी तक रजिस्टर हुआ है। इनका जो 9 मंथ का रिजल्ट आया है FY 25 का, वो FY 24 के फुल रिजल्ट से ऑलरेडी हायर लेवल पे चल रहा है। तो रेवेन्यू जो कंपनी का है Q3 FY 25 में 512 करोड़ का है, और जो कि ईयर ऑन ईयर 17% का ग्रोथ ट्रेजेक्टरी दिखाया है। और ये जो नंबर था 438 करोड़ पे था Q3 FY 24 पे। इसका जो एबिटा है, जो कि है अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन, क्लोज टू 158 करोड़ पे बैठा है, जो कि एक 79% ईयर ऑन ईयर का ग्रोथ दिखा है। दिस इज इन स्पाइट द फैक्ट कि जो ये जो Q3 के जो नंबर्स हैं, Q3 स्लो मूविंग ईयर माना जाता है इन टर्म्स ऑफ ट्रैवल। और ये जो नंबर्स हैं ये Q4 में और सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स में और इंक्रीज होने की इन्होंने अपने कौन कौन नोट्स में बातें की हैं। और इसमें अगर देखें तो यहाँ द कंपनी हैज इन्वेस्टेड ओवर 1000 करोड़ ऑन वेरियस एक्विजिशन। ये जो आई डेटा, सिटीजनशिप इन्वेस्ट एंड एडिफिडेलिस, ये जो सारे एक्विजिशन इन्होंने किए हैं ये ग्लोबल एक्विजिशंस हैं। कुछ कंपनियां टर्की में हैं, कुछ अलग अलग कंट्रीज में हैं। और करेंटली जो इनके पास कैश बैलेंस है, एज एट 31 दिसंबर 2024, जो इनके पास कैश बैलेंस था वो था क्लोज टू 690 करोड़। तो इनके पास एक वॉर चेस्ट है कि ये कंटिन्यूअसली एक्विजिशंस करता जाए। और और वीजा प्रोसेसिंग के फील्ड में अगर हम देखें तो सबसे टॉप की नाम जो उभर के आती है वो है VFS ग्लोबल। और BLS इंटरनेशनल भी एक ऐसी कंपनी है। तो इसका जो डायनामिक है वो ऐसे चलता है कि बहुत सारे जो वीजा और कंसुलर ऑफिसेज हैं वो खुद अपना जो सर्विसेज हैं वो खुद प्रोवाइड करते हैं। बट दैट इज अ लॉट ऑफ हैसल। तो इन कंपनियों को बेनिफिट इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी भी जो आउटसोर्सिंग का जो धंधा है, वीजा आउटसोर्सिंग का, वो अभी काफी काफी अंडर पेनेट्रेटेड लेवल पे है। एंड व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग इज कि दे आर एक्सपेक्टिंग कि इसके बहुत सारे टेंडर्स फ्लोट होंगे और उस टेंडर्स जो फ्लोट होंगे उसके वजह से न्यू एक्विजिशंस और न्यू वीजा सर्विसेज, वीजा जो ऑफिसेस हैं वो इनको अपना वीजा प्रोसेसिंग के लिए आउटसोर्स करेगी। तो बेसिकली इस आउटसोर्सिंग से इनके टॉप लाइन पे इम्पैक्ट पड़ेगा। And एक बार इनके टॉप लाइन पे इम्पैक्ट करता है तो एक बिजनेस जो
30-31% ओपीएम परसेंटेज पे चल रहा है और 26% प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे चल रहा है। बहुत ही कम बिजनेसेस ऐसी आपको मिलेगी जो कि टेलविंड्स पे भी है, और इस पे मार्जिन जो है, मार्जिन भी काफी अट्रैक्टिव है। ये कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, ये एक मेरा व्यू पॉइंट है जो मैंने देखा है, जो मैंने समझा है। आप चाहे तो आप खुद से रिसर्च कर सकते हैं और इस रिसर्च के बेसिस पे आप खुद खुद अपना एक इंडिपेंडेंट व्यू पॉइंट बना सकते हैं। क्योंकि होता क्या है कि मैं अगर एक व्यू बनाता हूँ तो मैं कॉन्स्टेंटली उसको रिव्यू करता हूँ। आई डू नॉट बिलीव इन द कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्ट एंड फॉरगेट, बिकॉज मेरा थोड़ा इंक्लिनेशन है और थोड़ा रुचि है, तो मैं कॉन्स्टेंटली रीड करता रहता हूँ। और उस रीडिंग के बेसिस पे फिर मैं एक कॉन्फिडेंस प्रोजेक्शन करता हूँ कि एक इस स्टॉक में मेरा कॉन्फिडेंस लेवल कितना है। राइट, तो अगर सपोज बीएलएस इंटरनेशनल के बारे में जितना भी रीड किया है मैंने, उस पे अगर मैं 80% या 85% का कॉन्फिडेंस डालूं, एंड थ्रू कांस्टेंट रीडिंग, ये ऐसा भी हो सकता है कि वो 80% 90% पे जा सकता है और 80% 50% भी पे भी आ सकता है, और वो 50% पे अगर आ गया तो एक अनफेवरेबल स्टॉक होगा और उसको मैं फिर छूऊंगा भी नहीं। तो व्यूज जो हैं वो कॉन्स्टेंटली इवॉल्व होती हैं विद द इन्फ्लक्स ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन, एंड दैट्स व्हाई आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ पैसिव इन्वेस्टिंग। तो यहाँ पे आप देखें कंपनीज का जो लॉन्ग टर्म बैंक फैसिलिटीज है हैज बीन असाइंड क्रिसल ए प्लस टेबल। और इनका जो बिजनेस है वो दो डिवीजन में डिवाइडेड है। एक है वीजा एंड कंज्यूमर बिजनेस और एक है डिजिटल बिजनेस, और दोनों बिजनेस में काफी बढ़िया ग्रोथ हुई है। और नेट रेवेन्यू 60.3% से ग्रो हुआ है, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो डिजिटल बिजनेस में नेट रेवेन्यू 86.7% से ग्रो हुआ है। तो Q3 FY25 की बात करें तो अगेन जस्ट लुकिंग एट इन्फोग्राफिक्स, तो इसमें देखेंगे रेवेन्यू जो है 17% से ग्रो हुआ है, एबिटा 78.5% से, और जो पैट है 46.7% से ग्रो हुआ है, तो 128 करोड़। सो इसके रीजंस क्या हैं वो हम बिलो भी देखेंगे, और एक्विजिशंस कितना इसमें कंट्रीब्यूट कर रही है वो सारी चीजें हम इसी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में एट अ लेटर स्टेज देखेंगे। तो पैट मार्जिन जो है, पैट मार्जिन भी क्लोज टू 25% जो मैं कह रहा था, तो 19.9% वो पिछले साल था, बट अभी जो है थ्रू ऑप्टिमम कैपिटल एलोकेशन इनका जो पैट मार्जिन है वो भी एक हायर ट्रेजेक्टरी पे है, 25% के पैट मार्जिन पे चल रहा है। तो 9 मंथ FY25 का रिजल्ट देखेंगे तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि दे हैव सरपास्ड फुल ईयर FY24 एबिटा एंड पैट नंबर्स विद इन द 9 मंथ पीरियड। और रेवेन्यू जो है 9 मंथ का 1500 करोड़ पे आया है, जो 22.1% हायर है कंपेयर टू लास्ट ईयर। EBITDA ऑल्सो इज 455.2, काफी हाई रेट्स ऑफ ग्रोथ है। और पैट जो है 394.4 करोड़ पे है, एंड पैट मार्जिन फॉर द 9 मंथ इज 26.3%, वेर एज इन लास्ट ईयर इट वॉज 19.5%। यहाँ पे वही सारे नंबर्स अगेन दिखाए गए हैं कि 19.9% Q3 FY24 में पैट मार्जिन था, और यहाँ पे एक 47% का जंप आया है पैट मार्जिन पे, एब्सोल्यूट नंबर पे 47% का जंप आया है। एबिटा मार्जिन पे 79%, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पे 17%। तो ये हम कुछ की फाइनेंशियल हाइलाइट्स देखेंगे वीजा एंड कंसुलर बिजनेस का। तो नंबर ऑफ एप्लीकेशंस पे कितना जंप आया है, क्योंकि नंबर ऑफ एप्लीकेशंस जो है उससे उनका डायरेक्ट कोरिलेशन है उनके रेवेन्यू और उनके टॉप लाइन नंबर्स पे। तो अगर यहाँ पे देखें तो 9 मंथ में इन्होंने 21 एप्लीकेशंस प्रोसेस किए थे, 21 लाख एप्लीकेशन प्रोसेस किए थे लास्ट ईयर 9 मंथ FY24 में। और इस मंथ, इस फाइनेंशियल ईयर, फ्रॉम अप्रैल 2024 टू दिसंबर ऑफ 2024, इन्होंने 27 लाख के करीब वीजा एप्लीकेशन प्रोसेस किए थे। नेट रेवेन्यू पर एप्लीकेशन विच इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट मेट्रिक कि जो भी इनको टेंडर मिल रहा है और जो ये पर पर एप्लीकेशन जो रेवेन्यू चार्ज कर रहे हैं उसमें चार्ज आउट रेट इनका कैसे बढ़ रहा है। क्योंकि जो जो नेट टेंडर वो लेते जा रहे हैं, अगर वो कंपटीशन होता तो एक तरीके से आपका जो नेट रेवेन्यू पर एप्लीकेशन है, आप एक लोअर बिड डालते अपने टेंडर में, बट वो हमें क्लियरली दिख रहा है कि वो ये केस नहीं है बीएलएस इंटरनेशनल के केस में। यहाँ पे अगर आप देखें तो 26% का ग्रोथ आया है इनका Q3 में,
और 38% का ग्रोथ आया। तो यहाँ पे उनका 2029 रुपीज पर वीजा एप्लीकेशन का चार्ज आउट रेट था, वो बढ़ के अभी 2800 हो गया है। 38% ग्रोथ हुआ है उसमें। और ये इनका डिजिटल बिजनेस के नंबर्स हैं। तो इसमें भी आप देखेंगे कि Q3 FY 2024 में 73.5 करोड़ था, और यहाँ पे 137.2 करोड़ है। तो यहाँ पे 87% का जंप आया है। तो ये एक क्विकली हम ओवरव्यू भी एक इस बिजनेस का ले लेंगे कि ये बिजनेस कितने परसेंटेज में वीजा एंड कंसुलर सर्विसेज में डिवाइडेड और डिजिटल सर्विसेज में डिवाइडेड है। तो FY 2024 के अगर रेवेन्यूज के माध्यम से देखें तो 81% जो बिजनेस आया था वो वीजा एंड कंसुलर सर्विसेज में आया था। और BLS जो है वो लार्जेस्ट प्लेयर ग्लोबली है गवर्नमेंट टू सिटीजन सर्विसेज सर्विसेज में। और ये 70+ कंट्रीज में स्प्रेड हैं, और 70+ कंट्रीज में अपना सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं। इन टर्म्स ऑफ डिजिटल सर्विसेज, ई गवर्नमेंट सर्विसेज, असिस्टेड ई सर्विसेज, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट सर्विसेज, ये 19% इनके रेवेन्यू को कंट्रीब्यूट करता है। और यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ द क्रेडेंशियल्स अगर देखें तो one of the largest global player in visa, passport, consular citizen services, 360 million plus application processed। और FY 2024 का रेवेन्यू क्लोज टू 1677 करोड़ था। पैट 19.4% था, जो कि अभी एक अपवर्ड ट्रेजेक्टरी में है, क्योंकि एक तो नंबर ऑफ वीजा एप्लीकेशन भी बढ़ी हैं, और वीजा एप्लीकेशन का जो चार्ज रेट है पर एप्लीकेशन, वो भी हमने देखा था कि उसमें भी ग्रोथ हुआ है। तो उसकी वजह से इनके पैट मार्जिन जो है वो 19.4% से 26% के करीब पे चल रहे हैं अभी। तो क्विकली हम देखेंगे इनका why is it a prominent player and what are some of the things that is doing। तो यहाँ पे एम्बेसी ऑफ इंडियन कुवैत एंड रीवन कॉन्ट्रैक्ट फॉर कनाडा। तो आप देखेंगे कि अलग अलग कंट्रीज में घुस के उसके वीजा प्रोसेसिंग में कॉन्ट्रैक्ट में अप्लाई करती है और जीतती है। और उसकी वजह से ही इनका चार्ज आउट रेट भी हायर है। और कॉन्स्टेंटली ये जो एम्बसीज हैं, एक तो ये बहुत सारी ऐसी एम्बसीज जो खुद से मैनेज करती हैं, तो एक तो टाइम कंज्यूमिंग भी बहुत है, और क्योंकि वो खुद से मैनेज करती हैं और आउटसोर्स नहीं करती, तो उनका कॉस्टिंग भी एक तरीके से ऑप्टिमल नहीं रहता है। तो BLS को ये आउटसोर्स करके वो अपना कॉस्टिंग भी घटाते हैं, और अपने हैसल से भी वो जान छुटाते हैं कि हाँ, गाड़ी का अगर टायर पंक्चर हो गया और टायर को रिपेयर करना है, तो उसको आउटसोर्स करते हैं किसी को, रादर देन डूइंग इट योरसेल्फ। तो थोड़ा हैसल से बचाता है। तो वही एग्जांपल BLS इंटरनेशनल में भी प्ले आउट हो रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे दे वन अ 7 ईयर डील फॉर जर्मनी वीजाज इन USA, मलेशियन इमिग्रेशन अथॉरिटी वो वीजा आउटसोर्सिंग, और ये सारे सारी चीजें, और जो उन्होंने उनके विंस हैं यहाँ पे ये हाईलाइटेड है। तो डिजिटल सर्विसेज में इनके बैंक्स भी इंक्लूडेड हो गए हैं इनके पोर्टफोलियो में। फिर वेस्ट बंगाल और कर्नाटका गवर्नमेंट के साथ काम कर रही है। BLS ई सर्विसेज उमंग जो प्लेटफॉर्म है उस पे काम कर रही है। और तो NSE और BSE के साथ भी ये काम कर रही है। इन टर्म्स ऑफ द एक्विजिशन जो इस कुछ सालों में हुई है, एज आई मेंशन कि इनके पास कैश काफी ज्यादा रहता है, और प्रॉफिट परसेंटेज क्योंकि हायर है, तो उनका इंटरनल अक्रूवल्स काफी हाई है। तो वो इंटरनल अक्रूवल्स को यूज करके, मिक्स ऑफ डेट और इंटरनल अक्रूवल्स को यूज करके ये काफी एक्विजिशन करती है। तो एक बिजनेस या तो वो अपने माल बेच के कंटिन्यूअसली वो बढ़ता रहे, या तो वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए कंटिन्यूअस एक्विजिशंस करता रहे, स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन जिसपे उनको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, एक तरीके से ये एक्विजिशन जो है इनके इन्वेस्टमेंट्स हैं। तो अगर ये इन्वेस्टमेंट्स इनके प्ले आउट होते हैं और अच्छे ढंग से प्ले आउट होता है, जो इनका रिटर्न है उस इन्वेस्टमेंट पे, वो काफी बेहतर रहता है। और ये कंपनी को प्रोवाइड करता है एक प्लेटफॉर्म एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए। तो नंबर्स जो 4 साल 5 साल में अगर आप नॉर्मली विदाउट एक्सपेंशन चलते हैं, और थ्रू एक्सपेंशन जो चलेंगे, तो उसमें काफी बड़ा फर्क आ सकता है। तो 4 5 साल में मुझे ऐसा लगता है कि ये कंपनी, क्योंकि इसके पास एक वॉर चेस्ट है, अभी भी 690 करोड़ का एक कैश बुक है, तो कंटिन्यूअस एक्विजिशन से ये एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पे जा सकता है। तो मैं पहले बात कर रहा था वीजा प्रोसेसिंग कंसुलर सर्विसेज है। यहाँ पे आप देखेंगे VFS ग्लोबल भी है, TLS कॉन्ट्रैक्ट
भी है, तो ये कुछ कुछ कंपनीज हैं जो वीजा प्रोसेसिंग कंसल्टेंट सर्विसेज में है। और इसमें अगर आप देखेंगे तो ये बीएलएस जो है ये इसके इंटरसेक्शन पे बैठता है। ये बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस भी प्रोवाइड करता है, ई गवर्नेंस एंड असिस्टेड ई सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है, और वीजा प्रोसेसिंग एंड कंसुलर सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। तो ऑल्दो इससे इसका 80 to 82% बिजनेस आता है और बाकी सारी चीजों से 18% बिजनेस आता है। बट जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, ये जो कुछ चीजें ई गवर्नेंस एंड असिस्टेड ई सर्विसेज करता है, ये कौन कौन और कर रहा है उसमें आप देखेंगे, वकरंगी कर रहा है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज कर रहा है, विप्रो कर रहा है। तो लॉट ऑफ दीज कंपनीज आर लिस्टेड। तो इसमें देखेंगे इट हैज अ गुड मिक्स ऑफ some of the things that these companies are doing, and also dominant in visa processing and consular services in this domain as well. And तो business correspondence को देखेंगे तो ये सारी मणिपाल बिजनेस सॉल्यूशंस और वकरंगी और ये सब भी बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस कर रही हैं। तो BLS International is basically sitting in between all of these services. तो यहाँ पे मैनेजमेंट ने ये जो पीपीटी है इसमें ये बताने की कोशिश की है कि वाई बीएलएस एंड व्हाट आर सम ऑफ द एट्रीब्यूट्स दैट बीएलएस हैज। तो the the advantages that they are mentioning is that they have a market leading position, established market position in the visa service business, largest international players, long standing client relationships. They have over 46 plus client governments for visa and consular services, 5 India state governments for e-governance services. तो 5 states के साथ काम कर रही है वो, और प्रॉफिटेबल ग्रोथ का उनका प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है। तो यहाँ पे देखेंगे तो नंबर्स हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, कितने हाई ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पे है और इनका कैश इनके बुक में कितना है, और उस एक्विजिशंस के थ्रू वो क्या कर रही हैं, और कॉन्स्टेंटली उसको डिप्लॉय करके एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पे कंपनी अभी है। Tech driven, so a lot of the things that they are deploying NLPs and chatbots and OCR technologies, तो AI और ये सारी चीजें यूज करके ये अपने प्रोसेसेस और डॉक्यूमेंट्स और जो मैनुअल जो प्रोसेसिंग होता था उसको कॉन्स्टेंटली इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके जा रही है। हाईली स्किल्ड वर्कफोर्स, एक्सपर्ट पर्सनल लीडिंग हाई क्वालिटी, वो सारी चीजें हैं। Exceptional customer track record, 19 years of exceptional customer services in global and Indian markets, और जो की मैनेजमेंट का टीम एक्सपीरियंस है वो 20+ ईयर्स का है। प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई थिंक अ लॉट ऑफ द इन्फॉर्मेशन जो ये बताते हैं वो एक मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव से है, बट एनीबडी हु हैज एन अपोजिंग व्यू, अगर कोई बीएलएस इंटरनेशनल का एम्प्लॉय है या जो कि इस बिजनेस में इन्वॉल्व है या वीजा प्रोसेसिंग और ये बिजनेस में इन्वॉल्व है, और आपका कोई व्यू है कि विच आर सम ऑफ द विच विल डू बेटर, वीएफएस विल डू बेटर और बीएलएस विल डू बेटर, या इसमें रेगुलेटरी चैलेंजेस क्या आ सकते हैं, तो डेफिनेटली अपने कमेंट्स पे डालिएगा। इसके थ्रू आई थिंक ये बेनिफिट ये रहेगा कि एक ओपन डायलॉग होगा, और ये जो कम्युनिटी है अभी करेंटली 400 to 500 सब्सक्राइबर्स की हमारी जो कम्युनिटी है उसको बेनिफिट उनको बेनिफिट होगा। तो ऑल्सो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब। अभी हम लोग के क्लोज टू हम 500 सब्सक्राइबर्स पे अप्रोच कर रहे हैं, बट मेरा मानना ये है कि जैसे जैसे ये ग्रो होगा वैसे वैसे आई थिंक डिबेट्स बढ़ेंगी, एंड सम ऑफ द चीजें जो हम डिस्कस कर पाए वो बढ़ेंगी। तो उसके थ्रू क्या होगा कि जो एक इम्प्रूवमेंट होगा। तो बहुत सारी चीजें क्या होती है कि मैं अगर रिव्यू करता हूँ तो मैं मिस आउट भी कर सकता हूँ, आई एम नॉट परफेक्ट। तो अगर कोई उसको सप्लीमेंट करना चाहता है, द मोर देन वेलकम विद इन द कमेंट सेक्शन, एंड मोर देन वेलकम टू ओपन फॉर क्रिटिसिज्म और टू डिस्कस एनी ऑफ द बिजनेस, or to listen to the opposing view as well. Very open to that. तो इसमें स्ट्रॉन्ग लीडरशिप टीम, आई थिंक इस पे आप अपने लेवल पे ही रिसर्च कर सकते हैं, क्योंकि मेरे को करंटली इनके ऊपर इंसाइट्स है नहीं ये कैसे मैनेजमेंट प्रोफेशनल है। बट आई थिंक दिस इज ऑल्सो वन वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी टू डू। अगर ये आपके पास कोई स्टॉक है तो द कंपनी इज लाइक अ कार एंड द मैनेजमेंट इज लाइक द ड्राइवर। तो अगर वो एबल हैंड्स में है तभी आप अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच पाएंगे। अगर वो नहीं है तो डेफिनेटली मतलब आप डूम फॉर एक्सीडेंट। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आप कोई स्टॉक उठा रहे हैं और उसका आपको मैनेजमेंट दिख रहा है, तो ट्राई एंड फाइंड आउट थ्रू योर ग्रेप वाइन, और ट्राई एंड फाइंड आउट थ्रू पीपल अबाउट द ethics within the company, about the management quality,
और आप जो कांस्टेंट इवैल्यूएशन करते हैं उस पे आप कॉन्स्टेंटली देखेंगे कि बहुत सारे मैनेजमेंट नोट्स होते हैं, बहुत सारे प्रोमिसेस किए जाते हैं। तो वो अगर आप पढ़ेंगे और तो देखेंगे कि वो प्रोमिसेस मीट हुई हैं कि नहीं। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इन्वेस्टिंग का, जो कि ओवरलुक किया जाता है। अम, तो ये मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। यहाँ पे क्विकली देखेंगे कोर सर्विसेज क्या है। आई थिंक आउटसोर्स वीजा प्रोसेसिंग और ये सारी बायोमेट्रिक्स और ई वीजा इनके कोर सर्विसेज में आती है, और वैल्यू एडेड सर्विसेज में ये सारी चीजें आती है, इंश्योरेंस, फोटोकॉपी और वो सारी चीजें। सिटीजन सर्विस इंक्लूडिंग पासपोर्ट रिन्यूअल और ये सारी सर्विसेज बीएलएस के अंडर आती हैं। तो 19+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है इनका, 3 मिलियन एप्लीकेशंस है, और 70 कंट्रीज में इनका नेटवर्क है। तो ये तो आई थिंक मैंने लॉन्ग वीडियो में इसका जिक्र किया था। और वो जो वीडियोस हैं वो मैं उसका लिंक प्रोवाइड करूंगा, और वो आप मेरे चैनल पे भी देख सकते हैं। तो उसके थ्रू आपको ये सारी चीजें दिख जाएंगी कि उसका प्रोसेस क्या है और वो सारी चीजें। तो यहाँ पे ये बात कर रहे हैं अपॉर्चुनिटी फॉर द नेक्स्ट फेज ऑफ ग्रोथ, और एयरक्राफ्ट की ऑर्डर्स बहुत बड़े हैं, ट्रैवल इंडस्ट्री इज गोइंग थ्रू अ बूम। तो एक रिवेंज ट्रैवल का जो कॉन्सेप्ट चला है कि कोविड के दौरान बहुत सारे लोग ट्रैवल नहीं कर पाए थे, और उसके वजह से ट्रैवल इंडस्ट्री है जो है वो काफी पिकअप किया है। और डिलीवरी इंडिया से जो एयरक्राफ्ट डिलीवरीज, एयरक्राफ्ट ऑर्डर्स निकल के आ रहे हैं, वो एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग नंबर्स पे निकल के आ रहे हैं। इंडिगो और एयर इंडिया ने क्लोज टू आई थिंक 500 एयरक्राफ्ट्स ऑर्डर किए हैं, तो जो कि अनप्रेसिडेंटेड हैं। तो ये क्या कर रही हैं कि ये जॉब्स प्रोवाइड कर रही हैं अमेरिकन और फ्रेंच नेशनल्स को। तो हम हमेशा सुनते थे कि यूएस और डेवलप्ड इकोनॉमीज हमें जॉब्स प्रोवाइड कर रही है, बट ये इंडियन डिमांड की वजह से उनकी दुकानें चल रही है। तो अभी ऐसा सिचुएशन हो गया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कॉन्स्टेंटली रेवेन्यू पैसेंजर पर किलोमीटर यहाँ पे कॉन्स्टेंट राइज हुआ है, पैसेंजर लोड पे कॉन्स्टेंट राइज हुआ है, लोड फैक्टर पे। एंड ग्लोबल एयर पैसेंजर ट्रैफिक इज टू ग्रो बाय 1.5 टाइम्स बिटवीन 2023 टू 2030। ग्लोबल वीजा इंडस्ट्री जो है उस पे 14% ग्रोथ प्रोजेक्टेड है। तो 3.57 बिलियन US डॉलर की ये इंडस्ट्री है। और यहाँ से ये प्रोजेक्टेड है कि ये $14 बिलियन तक जाएगी। तो टॉप 10 कंट्रीज ट्रैवल जो है, वो इसमें ये कंट्रीज आती हैं। तो 7.7% फ्रांस कंट्रीब्यूट करता है, फ्रांस, स्पेन, यूनाइटेड स्टेट्स। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि वीजा प्रोसेसिंग के जो नंबर्स आ रहे हैं उसमें टोटल ट्रैवलर्स 2023 में जो नंबर थे वो 1305 मिलियन थे, और उसमें से जो हाईएस्ट ट्रैवल कंट्री था वो फ्रांस था। तो ये सारी चीजें इनको दिख रही हैं। और बीएलएस का जो प्रेजेंस है, बीएलएस का प्रेजेंस इसमें है कि जर्मनी, इटली, स्पेन इन यूनाइटेड स्टेट्स, और ये जो कुछ कंट्रीज हैं जो इनके प्रिफर्ड पार्टनर हैं। तो बीएलएस इज द प्रिफर्ड पार्टनर फॉर 4 ऑफ द टॉप 10 मोस्ट ट्रैवल कंट्रीज। तो ये एक बहुत बड़ा इन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि जो 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 मोस्ट प्रिफर्ड कंट्रीज हैं, जो टॉप 10 में बैठती हैं, उसमें से 4 का जो प्रेफर्ड पार्टनर है वो बीएलएस है। तो दैट इज अ गुड साइन। और ये मैं एक बात कर रहा था, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मेट्रिक है फॉलो करने के लिए, इन हाउस वर्सेस आउटसोर्सिंग। तो 2010 में आप देखेंगे कि बहुत सारी वीजा कंपनियां ऐसी थी, एम्बसीज ऐसी थी जो 78% इन हाउस रखती थी और सिर्फ 22% आउटसोर्स करती थी। बट अब ये ट्रेजेक्टरी कंटिन्यूसली चेंज होते जा रहा है। 2025 में एक्सपेक्टेड है कि 50-50% इसका स्प्लिट रहेगा। और जिस तरीके से ट्रेजेक्टरी दिख रही है उस ट्रेजेक्टरी ये एक्सपेक्टेड है कि ये जो आउटसोर्सिंग है ये अभी भी 50% इन हाउस है। तो अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स ऑफ, जिसको हम शार्क टैंक में आजकल बहुत सुनते हैं, टैम, टोटल एड्रेसेबल मार्केट, वो अभी इसमें मुझे नजर आती है। आई थिंक डिजिटल बिजनेस, क्योंकि इनके बिजनेस का छोटा एस्पेक्ट था तो इसमें ज्यादा घुसेंगे नहीं। ये एक्विजिशंस क्लोज करने से पहले मैं इनके एक्विजिशन के बारे में बात करना चाहूंगा। तो आई थिंक ये आई डेटा टर्की वाज वन ऑफ द एक्विजिशंस दैट दे मेड। तो इसमें आप देखेंगे कि इनके पास क्या क्या चीजें हैं। तो वीजा प्रोसेसिंग कंसुलर सर्विस प्रोवाइडर फॉर जर्मनी, इटली, चेक रिपब्लिक एंड 11 कंट्रीज। 37 वीजा एप्लीकेशन सेंटर्स हैं इनके। कैलेंडर ईयर 23 में इन्होंने जो रेवेन्यू किया था वो 246 करोड़ किया था, और उस पे एबिटा इनको 144 करोड़ का मिला था। um, और इन बीएलएस ने 720 करोड़ के 100%
स्टेक उठाया है इनका आई डेटा का। तो इससे इनका मार्केट शेयर एक्सपेंशन होगा, जो ये कह रहे हैं। देन सेकंड एक्विजिशन जो था वो था सिटीजनशिप इन्वेस्ट। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट नोट करने के लिए ये है कि रेवेन्यू टू एबिटा रेशियो आप देखेंगे तो एक बहुत ही फेवरेबल रेशियो है। यहाँ पे आई डेटा का 246 के रेवेन्यू पे 144 करोड़ का एबिटा है। सिटीजनशिप इन्वेस्ट पे 81 करोड़ का 37 करोड़ का एबिटा है। और एएसपीएल इंडिया पे 577 करोड़ पे 22 करोड़ का एबिटा है। ये थोड़ा कम है क्योंकि इस पे ये डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ लोन्स पे इन्वॉल्व है। पर जो वीजा सर्विसेज के जो बिजनेस है उसमें एबिटा रेशियोज काफी हाई हैं। तो आई डेटा एंड सिटीजनशिप इन्वेस्ट जो है वो वीजा प्रोसेसिंग के कैटेगरी में फॉल करती है, और एएसपीएल इंडिया जो है वो डिजिटल सर्विसेज के कैटेगरी में फॉल करती है। तो सिटीजनशिप इन्वेस्ट के कुछ चीजें देखेंगे इसमें। इन्वेस्टर प्रोग्राम फॉर रेसिडेंसी एंड सिटीजनशिप टू हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स 15 प्लस कंट्रीज विद 99% एप्लीकेशन सक्सेस। और यहाँ पे 100% स्टेक इन्होंने एक्वायर किया है 260 करोड़ के कंसिडरेशन के लिए, राइट। तो 720 और 260 करोड़ अगर देखे तो 1000 करोड़ तो यहीं पे हो गया। और यहाँ पे इन्होंने एएसपीएल इंडिया पे 57% स्टेक अक्वायर किया 123, तो क्लोज टू अच्छे से 1100 से 1200 करोड़ इन्होंने इन्वेस्ट किया है। और एएसपीएल जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेसिंग ऑफ लोन्स फॉर कॉर्पोरेट्स एंड इंडिविजुअल्स पे इन्वॉल्व है। और एवरेज मंथली लोन डिस्बर्समेंट इनका 1500 प्लस करोड़ का है। और ये इनके कुछ फाइनल नंबर्स है। तो इसी नोट पे मैं क्लोज करना चाहूंगा बीएलएस इंटरनेशनल का ये वाला रिव्यू। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप बने रहिए फॉर मोर सच इनसाइट्स। एंड प्लीज डू लेट मी नो अगर आपको कोई कंपनी है जो आप चाहते हैं कि मैं रिव्यू करूं। डेफिनेटली आई वुड लव टू रिव्यू इट एंड प्रोवाइड माई इंडिपेंडेंट व्यू ऑन इट। माई इंडिपेंडेंट व्यू इज माइन ओनली, एंड प्लीज आई रिक्वेस्ट यू कि आप अपना रिसर्च खुद से करें। और अगर आप चाहें तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।